जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग 50 इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2022 में हमारे जीडी का सितंबर 2 में पेपर वहाँ पे हुआ था। वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ दोस्तों एक बार आपको ये आइडिया लग जाएगा जो प्रेजेंट टाइम हमारे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं या फिर जो हमारे 2026 का जून महीने में पेपर वहाँ पे लगने वाला, वहाँ पे उन क्वेश्चन का क्या लेवल वहाँ पे होगा और हमारी कैसी तैयारी यहाँ पे चल रही, ये भी आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके 50 यहाँ पे कराने वाले, जैसा हमारा पेपर वहां पूछा गया, अगर आपने यहाँ पे 35 क्वेश्चन भी आपने सही वहां पे कर लिए, मान चला तैयारी आपकी सही चल रही। अगर आप इनके आंसर यहाँ पे नहीं दे पाते हो तो जो चीज मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप तैयारी वहां पे कर लोगे, जब जून महीने में पेपर होगा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों इसके पहले एक बात ये ध्यान रख लेना कि जो आपकी ये डेली क्लास 6:30 बजे वहां पे चलती है, तो डेली जरूर यहाँ पे लीजिएगा, जहां पे अभी हम लोग वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे कराऊंगा जिनके ज्यादा चांस रहेंगे पेपर में आने के, यानी जैसे हमारे ये क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या चीजें हमें तैयार वहां पे होनी चाहिए जो पेपर में आ सकती, सारी चीजें हम लोग आराम से करते हुए यहाँ पे चलेंगे। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो जीके होता है, दोस्तों पहले ये ध्यान रखना जीके के अगर आपके 15 क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो कम से कम टारगेट मान के यही चलना, आपको 13 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे सही करने हैं, तो 13 मिनिमम आपके सही वहां पे होने चाहिए। तो इन 15 क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या आपके 13 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न श्रेणी को भूरा कोयला कहा जाता है, किसको भूरा कोयला कहा जाएगा? मैग्नेटाइट है, लिग्नाइट है, बॉक्साइट है या लिमोनाइट है? तो भूरा कोयला किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा गया था। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। दोस्तों और कई सारी चीजें पूछी जा सकती है, वो भी सारे मैं पॉइंट आपके क्लियर यहाँ पे करूंगा। पहले बात हम बताते हैं कि भूरा कोयला हमसे पूछा गया है, तो ये जो आपका लिग्नाइट होता है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला के नाम से आपका ये जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे बन सकता है कि जो आपका लिग्नाइट कोयला होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज बताओ क्या होता है। लिग्नाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज अगर पूछा जाएगा, हम कहेंगे 25 से लेके 35% दोस्तों क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है लिग्नाइट कोयला भारत में कहाँ पे पाया जाता है, तो ये लिग्नाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाएगा, हम कहेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पाया जाएगा, आप कहोगे तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन सा यहाँ पे होता है। तो नंबर एक पे किसका नाम बताओगे, आप बताओगे एंथ्रासाइड। किसका नाम बताएंगे, एंथ्रासाइड। दोस्तों ये जो कोयला होता है सबसे अच्छा कोयला यहाँ पे माना जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, क्या बताओगे, एंथ्रासाइड। अगर पूछा जाए ये क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा कोयला। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाएंगे। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, वो दोस्तों क्या बताओगे, पीट कोयला। कौन सा, पीट कोयला क्या होता है, सबसे बुरा कोयला वहां पे माना जाता है। ये अच्छा वाला याद करना, पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी बताओ कहां पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो नीलांग घाटी, आप देखो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, काउंट करते चलना है क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है कि नीलांग घाटी किस राज्य में आपका स्थित हो जाएगा। बच्चों क्या बताओगे, नीलांग घाटी कहाँ पे स्थित होगा, हम कहेंगे उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो नीलांग घाटी और क्या चीज पूछी जाएगी, ये बताओ नीलांग घाटी में कौन सी नदी बहती है। नीलांग घाटी में कौन सी नदी अगर पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, सर हम कहेंगे झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी यहाँ पे बहती है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, नीलांग घाटी में कौन सी नदी बहती, हम कहेंगे झेलम नदी आपकी वहां पे बहती है। भारतीय प्रायद्वीपी की सबसे ऊंची चोटी बताओ, कहाँ पूछा जा रहा है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। आपका उत्कमांड है, अन्ना मुडी है,
आपका दुद्धा बेट्टा है या महाबालेश्वर है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी यहाँ पे हो जाएगी? हर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, स्कोर टारगेट बना लेना। इस सेट में 50 में 35 क्वेश्चन कम से कम आपको वहां पे सही करने, तभी आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। और अपना टारगेट ये बना के चलना, जब हमारा जून महीने में पेपर होगा कम से कम 40 प्लस स्कोर करके वहां पे आपका आना, तब आपका सिलेक्शन वहां पे हो पाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या बताओगे? अन्ना मुड़ी बताना है, ऑप्शन बी। क्या बताओगे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया अन्ना मुड़ी बताओ इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आप कहोगे 2695 मीटर, दोस्तों इसकी ऊंचाई यहां पे हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका दो दा बेटा यहाँ पे दिया जा रहा है, ये बताओ कहाँ पे है, ये हम बताएंगे। ये आपका नीलगिरी पहाड़ियों में हो जाएगा, और नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे? तमिलनाडु में, अभी मैंने बताया। एक इसकी ऊंचाई दोस्तों पूछी जाती है कि जो आपकी महाबालेश्वर है इसकी ऊंचाई बताओ क्या होती है, आप कहोगे 1353 मीटर, दोस्तों इसकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगी। और ये महाबालेश्वर कहाँ पे है? हम कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में आपका हो जाए। कहाँ पे? महाराष्ट्र। इनकी ऊंचाई नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया निम्नांकित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में आती है? निजी क्षेत्र का, तो तेल रिफाइनरी, दो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी। दोनों चीजें याद कर लेना। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में आती है? डिगबोई तेल रिफाइनरी है, बरौनी तेल रिफाइनरी है, नूनमती तेल रिफाइनरी या मथुरा तेल रिफाइनरी है। तो आप क्या कहो निजी क्षेत्र में कौन सी आ जाएगी? हम कहेंगे नूनमती तेल रिफाइनरी। ऑप्शन सी पे आपको टिक यहां पे कर देना है। एक चीज ये ध्यान रखना, अगर पूछा गया सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, तो आप बताओगे, ये आप लिख लेना, सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी हो जाएगी? डिगबोई तेल रिफाइनरी आपकी सबसे पुरानी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहां पे है, कौन सी हो जाएगी? हम कहेंगे जामनगर। किसका नाम बताओगे? जामनगर का बताना। किसकी है, किसके अधीन है? आपकी ये रिलायंस के अंतर्गत वहां पे आती थी। ये भी आपकी निजी आपकी रिफाइनरी यहाँ पे हो जाती। बड़ी जामनगर बताएंगे, पुरानी डिगबोई आपको यहाँ बताना, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब बताओ केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ वहां पे की थी? 2016, 2015, 2014, 2017 पूछा गया है। डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है? तो हम बताएंगे 2015 में प्रारंभ की गई थी। पूरी डेट यहाँ पे याद कर लेना, क्या हो जाएगी? 1 जुलाई 2015 को इस योजना की घोषणा वहां पे आपकी की गई थी। दोस्तों अगर कोई बच्चा नया है, उसे ये नहीं पता सर हम कैसे अपना एग्जाम एक ही बार में वहां पे क्लियर कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे ये जो आपके नोट्स अपलोड किए गए हैं ये तैयार कर लेना। जहाँ पे आपके साइंस हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, ये नोट्स केवल आपको वो चीजें बताएंगी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी फालतू में एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे जो आपका जून महीने में एग्जाम होने वाला, ताकि सारी चीजें आप आसानी से वहां पे कवर कर सको। और ये नोट्स के साथ 250 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ वही सारे मैंने क्वेश्चन डाले जो प्रेजेंट टाइम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे 2021 जितने शिफ्ट पेपर हुए, 22 में हुए, 23 में हुए, 24 में, 25 जितने भी पेपर हुए सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले, ताकि उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस वहां पे कर सको। अगर आपने ये सारी चीजें तैयार कर लिए पेपर में के पहले, आप मान चला 100% एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। 45 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से आपको देखने मिले। नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, बस जो चीज दी जा रही है उसी को आपको तैयार करना है। ये नोट्स कैसे डाउनलोड करने, या तो ये स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं सारे नोट्स व्हाट्सअप पे ही वहां प्रोवाइड करा दूंगा। या सिंपल सा प्ले स्टोर अपने मोबाइल फोन का ओपन करना, NA वाला ये सर्च कर लेना, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन करोगे ये पहला ही फोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जहां पे कंप्लीट नोट्स और प्रैक्टिस सेट सारे चीजें आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या चीज दी जा रही है। कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में किस राज्य तक नहीं फैला है? किस राज्य तक आपका नहीं फैला, ये चीज यहां पूछी गई है कि तमिलनाडु होगा, कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश होगा या केरल होगा। तो बताइए क्या आंसर इस क्वेश्चन का यहां पे आपका हो जाएगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कहां तक नहीं
फैला है? हम सीधा बताएंगे केरल तक नहीं फैला है। ऑप्शन डी पे आपको टिक करना है। और रिपीट क्वेश्चन बहुत होंगे, ये चीज ध्यान रख के आपको तैयारी वहां पे करनी। सारे जितने भी आपके एग्जाम हुए सारे में क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा दूंगा वहां पे। अगर तो यहाँ कुछ चीजें और याद कर लेना, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जिससे आप देखोगे नदियों के उद्गम पूछे जाते हैं कि कहाँ से ये नदी निकलती है। तो ये बताओ कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम वहां पे हुआ है? तो आप क्या कहोगे? आप सीधा कहोगे क्या? ताल कावेरी से। कहां से? ताल कावेरी से इसका उद्गम यहाँ पे हुआ। और ताल कावेरी कहाँ पे है? हम कहेंगे ये कर्नाटक राज्य में आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया ये बताओ आपकी जो कावेरी नदी है इस नदी की लंबाई बता दो कितनी होती है? तो लंबाई क्या बताओगे दोस्तों? आप कहोगे 800 किलोमीटर इसकी लंबाई यहाँ पे हो जाती है। तो कावेरी नदी में एक बांध भी बनाया गया जो फेमस बांध वहां पे है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कावेरी नदी पे कौन सा बांध आपका बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या बताओगे? सिंपल सा कृष्णा राज सागर। कृष्णा राज सागर। और ये बांध कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में ये बांध आपका बना हुआ है। तो सारी चीजें आप तैयार करते हुए वहां पे चलना, हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ जो आपका दिवासो नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पर्व आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि उड़ीसा है, मिजोरम है, केरल है, गुजरात है। तो कौन से राज्य में आपका ये पर्व संबंधित हो जाएगा? दिवासो। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया दिवासो का तो आंसर आपका क्या रहेगा? आप कहोगे गुजरात राज्य। क्या कहेंगे? गुजरात राज्य। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। गुजरात राज्य में और कौन कौन से पर्व फेमस होते हैं? जैसे यहाँ पे दोस्तों एक भवाई पर्व है। क्या है? भवाई फेमस है। एक दूसरा का गरबा भी है, फेमस है, काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ओडिशा राज्य का फेमस पर्व कौन सा हो जाएगा, ये हम क्या बोलेंगे? परबा नाम से जाना जाएगा या फिर कर्मा नाम के से आपका ये वहां पे जाना जाता है। अगर पूछा गया मिजोरम राज्य का प्रमुख आपका पर्व क्या होता है मिजोरम का, हम यहाँ पे क्या कहोगे? चपचार कूट। ये कहाँ का हो जाएगा? आपका मिजोरम राज्य का। केरल राज्य का अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का? केरल राज्य का। तो केरल राज्य को आपको पता ही ओणम काफी ज्यादा फेमस यहाँ पे हो जाता है। तो सारे आपके जितने पर्व होते हैं, क्योंकि नृत्य हो गया, पर्व हो गया, राजधानियां हो गया, मुद्रा हो गया, ऐसे क्वेश्चन खुद ही देखा होगा कितनी बार आपके पेपर में पूछे गए वहां पे। अब बताइए निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में आपकी ये मलयगिरी इसकी सर्वोत्तम चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? कहाँ पे स्थित है आपकी? कि जवादी पहाड़ियां हैं, गढ़जात पहाड़ियां हैं, आपका सेवराय पहाड़ियां या नल्ला भलाई पहाड़ियां? तो कौन सी पहाड़ियों में स्थित आपका हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, फिर बताइए क्या स्कोर यहाँ पे हो रहा है। पेन और कॉपी लेके बैठना, काउंट करते ना स्कोर कितना आपका यहाँ पे हो रहा है। तो सिंपल सा सीधा सीधा आंसर आपको क्या बता देना है? हम कहेंगे यहाँ पे सेवराय पहाड़ियां बताओगे। ऑप्शन सी आपकी राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा गया ये जो आपकी मलयगिरी यहाँ पे दी जा रही है इसकी ऊंचाई कितनी है? मलयगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई दोस्तों सिंपल से क्या बताओगे? 1572 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पे आपकी हो जाती है। अगर क्वेश्चन आपसे बच्चों ये पूछा गया ये बताओ जवादी पहाड़ियां ये कहाँ पे पाई जाएंगी? तो यहाँ पे बताएंगे हम तमिलनाडु में। कहाँ पाई जाएंगी? हम कहेंगे तमिलनाडु में पाई जाती हैं। गढ़जात पहाड़ियां ये कहाँ पे हैं? हम कहेंगे ये आपके उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे है? ओडिशा राज्य में। ये बताओ अच्छा जो आपका नल्ला भलाई पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे हैं? हम कहेंगे ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। तो ये पहाड़ियां कहाँ पे पाई जाती है ये भी सारी चीजें क्लियर करते हुए आपको चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया ये भी पता आपको वहां पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कैलाश मंदिर कौन से गुफा में स्थित है, कि कार्ले में है, एलिफेंटा में है, एलोरा में है, अजंता में है। तो कैलाश मंदिर बताइए कौन से गुफा में स्थित हो जाएगा? तो उस गुफा का नाम क्या हम लोग बताएंगे? आप कहोगे सीधा सीधा एलोरा गुफा। एलोरा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया तो हम क्या कहेंगे? आप कहोगे राष्ट्रकूट।
राष्ट्रकूट जो वंश था इसने इसका निर्माण वहां पे कराया। तो राष्ट्रकूट वंश में कौन से राजा ने इसका निर्माण वहां पे कराया था? राजा का नाम क्या लिखोगे? राजा कृष्ण प्रथम। राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण वहां पे कराया था। किसका? कैलाश मंदिर का। तो सारी चीजें ध्यान से यहाँ पे सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कहां पे फतेहपुर सीकरी में क्या चीज स्थित नहीं है? पंचमहल है, मोती मस्जिद है, मरियम मकानी का महल है, जोधाबाई का महल है। तो बताना फतेहपुर सीकरी जो आगरा के बगल में है, यूपी में आता फतेहपुर सीकरी, यह इसमें क्या चीज स्थित आपके नहीं है? तो हम कहेंगे भाई ये मोती मस्जिद जो दिया जा रहा है ये आपका स्थित नहीं होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि जो मोती मस्जिद है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये जो आपका लाल किला है, क्या है? लाल किला। कहाँ का लाल किला? जो आपका दिल्ली में लाल किला है उसमें आपका ये स्थित हो जाएगा। कौन सा? मोती मस्जिद वहां पे स्थित आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन कभी पूछा गया ये बताओ जो फतेहपुर सीकरी यहाँ पे लिखा है, फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाया गया और कब ये बनवाया गया? तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों सिंपल से हम क्या कहेंगे, अकबर ने इसका निर्माण वहां पे कराया था। कब कराया था? ये 1571 से लेके 1585 ईस्वी के बीच इसका निर्माण वहां पे कराया गया था। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ जो फतेहपुर सीकरी है इसको यूनेस्को में कब वहां पे शामिल किया गया? कि ये जो फतेहपुर सीकरी दोस्तों यहाँ पे है, एक हमें ये भी बता दो यहाँ पे, इसे आपका यूनेस्को में यानी यूनेस्को में कौन से वर्ष में शामिल किया गया था? हम कहेंगे 1986 में इसको यूनेस्को में आपका शामिल किया गया फतेहपुर सीकरी को। तो सारे पॉइंट क्लियर करते हुए दोस्तों यहाँ पे चलते हुए रहना है। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? प्रथम तुर्की मस्जिद का नाम बताओ क्या हो जाएगा? अटाला देवी मस्जिद है, खिड़की मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है या कलान मस्जिद है? तो बताना प्रथम तुर्की मस्जिद कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे सर हम कहेंगे यहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? आप कहोगे जो आप देखो कुतुबुद्दीन वो इसका अगर वो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो हम कहें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण वहां पे कराया गया था। तो इसका निर्माण कब हुआ था? आप कहोगे 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण वहां पे कराया था। और ये मस्जिद कहाँ पे स्थित है? यहाँ हम कहेंगे दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? जहाँ पे कुतुब मीनार परिसर आपका है वहां पे ये मस्जिद आपको देखने को वहां पे मिल जाती है। अच्छा ये बताओ अटाला देवी मस्जिद ये कहाँ पे है? अटाला देवी मस्जिद आप कहोगे जौनपुर में। कहाँ पे स्थित है अटाला देवी मस्जिद? आप कहोगे जौनपुर में। खिड़की मस्जिद ये कहाँ पे स्थित है? आप कहोगे दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? ये आपकी हो जाएगी दिल्ली में। एक यहाँ पे कलान मस्जिद है, ये भी कहाँ पे स्थित हो जाएगा? दिल्ली में। कलान मस्जिद भी आपका स्थित यहाँ पे हो जाएगा। ये ध्यान रखना कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कब इसका निर्माण हुआ? 1193। इस मस्जिद को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाजा जो आपका बुलंद दरवाजा है अकबर के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था? मालवा के, रणथंभौर के, मेवाड़ के, गुजरात में। कि कहाँ पे विजय इन्होंने हासिल की थी जिसके बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो क्या बताओगे? इन्होंने विजय हासिल की थी कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? हम कहेंगे गुजरात में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ ये जो आपका बुलंद दरवाजा है कहाँ पे स्थित हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी में ही आपका बुलंद दरवाजा आपका स्थित हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये बताओ जो आपका बुलंद दरवाजा है इसका कार्य कब ये पूरा वहां पे हुआ था? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? हम कहेंगे अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कब? 1602 में आपका इसका काम पूरा यहाँ पे हुआ था बुलंद दरवाजे का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बुलंद दरवाजे की टोटल ऊंचाई कितनी यहाँ पे है? बुलंद दरवाजे की ऊंचाई अगर पूछा जाए हम कहेंगे कितनी? 54 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ अच्छा अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की? कौन से वर्ष में विजय प्राप्त की थी?
हम कहेंगे 1572 से लेके 1573, ये डेट यहाँ पे याद कर लेना, जहाँ पे अकबर ने गुजरात पे विजय वहाँ पे हासिल की थी। तो सारे पॉइंट क्लियर करते चलना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जितने चीजें बन सकती वो सारे मैं क्लियर यहाँ पे कर ही रहा हूँ आपका। अब बताओ, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ये बताओ, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित वहां पे करता है, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 18 है। तो उस आर्टिकल का नाम बताओ, क्या वहां पे हो जाएगा, वो अनुच्छेद कौन सा होगा? तो क्या कहोगे बच्चों, वो अनुच्छेद आपका सीधा सीधा क्या होगा, अनुच्छेद नंबर 12 बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है आपका कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार दोस्तों ये आपके जो होते हैं, ये संविधान के कौन से भाग में वहां पे आते हैं और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये सारे वहां पे आपके आते हैं। तो अगर भाग आपसे पूछेगा तो आप क्या कहो, भाग नंबर कौन सा हो जाएगा? भाग नंबर दोस्तों हो जाएगा तीसरा। आर्टिकल पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35 आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये जरूर याद करना कि जो मौलिक अधिकारों का जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ये किस भाग में है और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वहां पे आते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपका स्थापित है? हैदराबाद में है, नैनीताल में है, सोलोन में है, देहरादून में है। तो भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित, ये तो पता ही होना चाहिए। ये आपका जो अनुसंधान है, इसका निर्माण कौन से वर्ष में वहां पे किया गया था, ये भी चीज पता वहां पे होनी चाहिए। तो भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित हो जाएगा, हम क्या कहेंगे, देहरादून में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बताओ, भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना कब वहां पे हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? आप कहोगे 1906 में आपकी भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट आपका यहाँ पे हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, चांस है इस क्वेश्चन के आपके पेपर में वहां पे आने के। अब बताइए, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब वहां पे हुआ? देखो, संविधान से प्रथम चीजें बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। पहले हमें बताओ, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ? पहले मैं इसका आंसर बताता हूं और यहां से आपको क्या क्या चीजें तैयार होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर तो सीधा सीधा आपको बताना है, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और क्या क्या चीजें यहाँ पता होनी चाहिए? एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, क्या बताओगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन यहाँ पे हो जाएंगे? एक ये पता होना चाहिए, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, एक ये पता होना चाहिए। एक आपको दोस्तों ये चीज पता होना चाहिए, संविधान को कब अपनाया गया, संविधान को कब अपनाया गया। एक दोस्तों ये पता होना चाहिए, संविधान कब दोस्तों ये आपका लागू वहां पे हुआ था। ये चार चीजें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे। ये सारे चीजें क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष में किसका नाम बताना है? डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम हम लोग यहाँ पे बताएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया इसके स्थायी अध्यक्ष, स्थायी में किसका नाम बताओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम यहाँ पे बता दोगे। संविधान को कब अपनाया वहां पे गया था? तो कब ये अपनाया गया था दोस्तों? हम कहेंगे 26 नवंबर 1949 की डेट आप यहाँ पे याद कर लेना। अगर क्वेश्चन पूछा गया संविधान लागू कब वहां पे हुआ था, तो लागू क्या बताओगे आप? 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका यहाँ पे लागू हुआ था। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन वहां पे जाते हैं। तो सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ तो मैं साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट भी होते हैं, साइंस के भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 में कम से कम इसके भी आपके 13 से 14 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही वहां पे होने चाहिए। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण वहां पे क्या होता है? रीजन बताओ। प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, विरलीकरण है, प्रसरण है। तो ये खड़ा हुआ प्रतीत किस वजह से होता है? हम कहेंगे वहां पे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जा सकता है, यदि हम मान लो
मतलब लकड़ी किसी छड़ को पानी में वहां पे डालते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हुई हमें प्रतीत वहां पे होती है, उसका भी रीजन क्या होता है, उसका भी रीजन दोस्तों आपका अपवर्तन ही वहां पे होता है। आंसर क्या बताओगे, प्रकाश का अपवर्तन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं होते हैं, बताओ किस में यौगिक में आयन आपके नहीं है। तो चार ऑप्शन सामने यहाँ पे दिया जा रहा है, बिल्कुल इजी सवाल है। देखो यहाँ पे जो आपका CH4 दिया गया, इसी में क्या होगा, आपके आयन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका सह संयोजन बॉन्ड यहाँ पे होता है, इस वजह से इसमें आयन नहीं होते हैं। और जैसे Na प्लस NaCl, इसमें कौन सा आयन है, आपका Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है। KBr में K प्लस आयन है और ये आपका Br माइनस आयन है। जैसे NaBr में, इसमें भी आपका Na प्लस आयन है और Br आपका माइनस आयन है, लेकिन CH4 में कोई भी आयन आपका नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन उत्पादन करता है, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होगा, अगर न्यासे से, आंत से, लीवर से, जीभ से, तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे, हमें खुद पता है इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है, पैनक्रियास से होता है, यानी कहाँ बताएंगे, अगर न्यासे से हम लोग बताएंगे, ऑप्शन ए पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर क्वेश्चन ये कभी क्वेश्चन पूछा गया, ये बताओ जो आपका इंसुलिन है, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी, या इंसुलिन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो क्या दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पहले खोज बताओ किसके द्वारा हुई, वैज्ञानिक नाम क्या बताओगे, बताना है फ्रेडरिक, क्या बताएंगे, फ्रेडरिक बेंटिंग, फ्रेडरिक बेंटिंग नाम बताना है। कमी से क्या होता है हमें पता है, अगर हमारे शरीर में आपका ये इंसुलिन की कमी होता है, आपको क्या होता है, डायबिटीज, मधुमेह नामक रोग होता है। क्या रोग होता है, हम कहेंगे मधुमेह, मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हमें देखने को यहाँ मिल जाता है, जिसे हम लोग डायबिटीज के नाम से आपका जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को संचित किया जाता है, प्रोटीन में, वसा में, स्टार्च में, विटामिन में, किसमें संचित आपका ये किया जाता है, वहां पे आप क्या बताओगे। देखो ये ध्यान रखना, एक प्रकाश संश्लेषण जो रिएक्शन अभिक्रिया होती है उस वो आप याद कर लिख लेना, उसे क्या होता है, 6CO2 हो जाएगा प्लस 6H2 हो गया, इक्वल टू क्या होता है, C क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना C6H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा प्लस 6O2। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। पहले इसका आंसर क्या बताओगे आप, स्टार्च बता देना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो ये प्रकाश संश्लेषण की आपकी क्रिया यहाँ पे होती है, इसमें मुख्य उत्पाद क्या आपका बनता है। तो मुख्य उत्पाद दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा बन रहा है, हम कहेंगे ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज दोस्तों आपका बनता है। ये याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पेपर में आता है, यही आपका यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पेड़ होते हैं उनमें प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो किसके द्वारा होगा, हम कहेंगे नाइट्रोजन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण वहां पे होता है। निम्न में से कौन सा तत्व आपका आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है, कौन सा 11 संबंधित यहाँ पे नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे आपका सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये तीनों आपके किसमें आते हैं, 11 समूह 11 से हो जाते हैं, लेकिन ये जो पारा यहाँ पे दिया गया ये समूह नंबर 12 में आपका होता है। तो हम क्या कहेंगे, आपका ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इनके परमाणु क्रमांक से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये सिल्वर है, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा सिल्वर का, तो आप सिल्वर कहोगे परमाणु क्रमांक 47 हो गया। गोल्ड का अगर पूछा गया, गोल्ड का कितना हो जाएगा, गोल्ड का हम बताएंगे 79 हो जाता है। कॉपर का अगर पूछा गया आप बताओगे 29। पारे का यहाँ पे क्या बता दो, इसका हो जाएगा दोस्तों कितना, 80, क्या बताओगे 80 यहाँ पे हो जाएगा। तो इनके परमाणु क्रमांक भी याद करना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोने का परमाणु क्रमांक कितना है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है, पारे का परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक भी याद वहां पे कर लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन में आओ, निम्न में से कौन सा पहले पोषी स्तर पर होते हैं? देखो, पहले पोषी स्तर पे वो आते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से कौन भोजन बनाता है? हम सभी को पता है कौन हो जाएगा, वो जो होता है आपका उत्पादक ही तो होएगा, उत्पादक। तो उत्पादक में कौन आता है? पेड़ पौधे आते हैं। तो हम क्या बताएंगे आंसर? आप कहोगे डी नंबर, डी। उत्पादक में कौन से आते हैं? आपको पता है, जैसे आपके पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे ये आपके उत्पादक में आते हैं। यानी जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाएंगे उन्हें हम पहले पोषी स्तर पे उन्हें कहा जाता है। अगर ये बात करें यहाँ पे, अच्छा ये बताओ कि ये बताओ, जैसे एक यहाँ पे दिया जा रहा है द्वितीयक उपभोक्ता, ये क्या होते हैं? ये कौन से यहाँ दिए गए? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं दोस्तों जो पेड़ पौधे से अपना भोजन लेते हैं। वो किस में आते हैं? ये आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि मान लो गाय हो गई या फिर मान लो बकरियां हो गई, ये सारे किस में आएंगे? आपके आ जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता जो कि उत्पादक से भोजन लेते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? द्वितीयक में दोस्तों आते हैं मांसाहारी आते हैं, यानी जो शाकाहारी खाते हैं वो किस में आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाते हैं। जैसे आपका शेर हो गया, किस में आ जाएगा? वो द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाता है। तृतीयक में आपकी मान लो सर्वाहारी आ जाता है, जो मांसाहारी को भी वहां पे खा जाते हैं, वो किस में आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता में वहां पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं किसके हिसाब से? न्यूलैंड के अष्टक नियम के सिद्धांत के अनुसार हमें बताना है कि 46 है, 56 है, 76 है, 36 है। तो आंसर क्या बताओगे आप? सीधा सीधा कहोगे 56 यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया न्यूलैंड के अष्टक नियम में समूहों की संख्या टोटल बताओ, समूह कितने होते हैं? हम कहेंगे समूह हो जाएंगे आपके 7 हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया न्यूलैंड का बताओ जन्म कब हुआ था? न्यूलैंड का जन्म कब हुआ था? हम कहेंगे 1837 में इनका जन्म वहां पे हुआ था। तो ये याद कर लेना, ये समूह वाला आपसे एग्जाम में आता है कि न्यूलैंड के अष्टक में जो नियम इन्होंने दिया था उसमें समूहों की संख्या क्या थी वहां पे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मानव रक्त का जो निर्माण होता है, मानव रक्त का निर्माण के लिए इनमें किसकी आवश्यकता वहां पे होती है? किसकी आवश्यकता होगी? निकल की है, तांबा कॉपर की है, कोबाल्ट की है, लौह या आयरन की है? तो अगर आप मानव रक्त के निर्माण में, खून के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, तो हम सभी को पता है किसकी आवश्यकता होगी। आप कहोगे लौह या आयरन की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर शरीर में लौह यानी आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? हम कहते हैं एनीमिया नामक रोग यहाँ पे हो जाता है, यानी कहते हैं शरीर में खून की कमी यहाँ पे हो गई है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर शरीर में मान लो आपकी आयरन की कमी हो गई तो आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए, यानी इसके स्रोत क्या वहां पे होते हैं? तो इसके अगर स्रोत की बात कर लें, स्रोत यहाँ पे क्या क्या आपके हो जाएंगे? एक दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका हो गया पालक, क्या बता दोगे? पालक हो गया। जैसे आपका मांस हो गया, पालक हो गया, मांस हो गया। यह दोस्तों आपकी दालें हो गई। ये क्या हो जाएंगे? सारे इसके स्रोत यहाँ पे होते हैं। आप कब जानोगे कि हमारे शरीर में खून की कमी चल रही है, कि आपको एनीमिया नामक दिक्कत यहाँ पे हो रही है? तो अगर आपको बार बार थकावट महसूस वहां पे हो रही है, या आपने देखा आपके जो नाखून है या आंखों में हल्का हल्का पीलापन वहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब यही लक्षण होते हैं आपके शरीर में खून की कमी है, आपको एनीमिया की दिक्कत वहां पे मिल जाती है वहां पे। तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका? आप कहोगे लौह या आयरन, आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? हम सभी को पता है क्या होता है। ये हो जाएगा आपका आवेग होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है? ये बल यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे? ये आपका आवेग, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। काउंट करते चलना बच्चों, क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एक है जिब्रेलिन है, एक है ऑक्सिन है आपका, एक है साइटोकाइनिन है, एक आपका है
एब्सिक अम्ल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन होता है, तो आपका एक हो जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है। इसके बाद आपका ऑक्सिन हार्मोन भी आपका फलों में पाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये फलों में कैसे मदद वहां पे करता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन करता है क्या, जो आपके फलों का आकार होता है इनको बड़ा करने में किसका अहम भूमिका होती है, जिब्रेलिन का ही वहां पे होता है। जो फल आपके बड़े होते हैं किसकी वजह से, जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से ही फल आपके बड़े होते हैं। अब बताइए इसे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी, कौन सा भाग बताओ उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कंट्रोल वहां पे करता है, कि आपका अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी। तो पूछा क्या गया हमें कि जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो अपने आप होती है हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको कंट्रोल कौन सा करेगा, आप कहोगे उनको कंट्रोल आपका जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ये वहां पे करता है। देखो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हम लोग सांस लेते हैं जो श्वसन क्रिया होती है इसे कौन कंट्रोल करता है, इसको भी आपका पश्चिम मस्तिष्क करता है। जो हमारा हृदय धड़क रहा है वहां पे क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसे आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। तो इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको भी आपका पश्चिम मस्तिष्क वहां पे कंट्रोल आपका वहां पे करता है। अगर ये हम लोग बात करें यहाँ पे एक ये मतलब आपका अग्र मस्तिष्क होता है ये क्या कंट्रोल करता है, जैसे आपका जो सोचने समझने की क्षमता होती है या आपकी जो याददाश्त होती है ये कौन कंट्रोल करता है, आपका अग्र मस्तिष्क वहां पे कंट्रोल आपका ये करता है वहां पे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक दिया गया आपका मध्य मस्तिष्क यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मध्य मस्तिष्क क्या कंट्रोल करता है, जैसे आप दृष्टि हो गया यानी हम कोई वस्तु वहां पे देख रहे हैं, या जैसे कोई अगर बोलता है हम कोई मान लो कोई चीज हम सुनते हैं यहाँ पे, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन माइंड के अंदर ला दिमाग के अंदर लेके आ रहा है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे मध्य मस्तिष्क वहां पे कंट्रोल करता है। और अग्र मस्तिष्क और क्या कंट्रोल करता है, जैसे जो हमारा शरीर को बैलेंस बनाए रखना है ये भी काम किसका वहां पे हो जाता है, ये भी काम आपका अग्र मस्तिष्क का ही वहां पे होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है, इनमें से कौन सा लवण आपका प्रत्यम्लों का एक सक्रिय संगठक होता है। देखो प्रत्यम्लों का एक सक्रिय संगठक होता है कौन सा हो जाएगा, NaCO3 है, CaOCl2 है या CaCl2 है, NaCO3 है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आपको क्या बताना है, हम कहेंगे यहाँ पे NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये बेकिंग सोडा होता है इसको आपका यानी प्रत्यय अम्लों यानी इसका आपका एंटीसिड के उपयोग वहां पे होता है, किस वजह से, क्योंकि जो हमारे पेट की अम्लता होती है उसको दूर करने के लिए आपका हेल्पफुल वहां पे होता है। और ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि जो आपका Na2CO3 यहाँ पे दिया जा रहा है, Na2CO3 इसका मतलब क्या होता है, NaCO3 हम लोग क्या कहते हैं, इसको दोस्तों आपका बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, हम कहेंगे ये आपका बेकिंग सोडा के नाम से आपका वहां पे जाना जाता है। अब ये बताओ Na2CO3 इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे आप जानते होंगे वॉशिंग सोडा, किस नाम से, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से दोस्तों आपका ये वहां पे जाना जाता है। अब एक आपका CaOCl2 दिया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये आपका CaOCl2 क्या बोला जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। Na2CO3 को वॉशिंग सोडा कहा जाएगा, इसको आपको ये बेकिंग सोडा के नाम से आपका जाना जाता है। ये नाम भी पता होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन पूछेगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ, तो आप क्या बताओगे, ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इनके रासायनिक सूत्र कम से कम पता वहां पे होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पे होता है, किसका पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, इनका पूर्ण पाचन कहां पे होगा आपका, अमाशय में, छोटी आंत में, मलाशय में या बड़ी आंत में। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पे होगा, तो सीधा सीधा हम बताएंगे इनका पूर्ण पाचन होता है कहां पे, छोटी आंत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो दोस्तों आपका जो अमाशय होता है, अमाशय में मेन पाचन किसका होता है, हम कहेंगे अमाशय में मेन पाचन दोस्तों आपका होता है प्रोटीन का, किसका होता है, हम कहेंगे प्रोटीन का पाचन होता है। अगर बात की जाए बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत का मेन काम वहां पे क्या होता है, बड़ी आंत का मेन यही काम होता है, जो पानी होता है पानी का अवशोषण करना, किसका मेन काम होता है, बड़ी आंत का होता है।
तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सा तत्व आपका प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है? सबसे अधिक, देखो यहाँ हमें बताना है सबसे अधिक, सबसे अधिक धात्विक बताओ कौन सा है। अगर यहाँ ये पूछ लिया जाता है सबसे कम धात्विक कौन सा है, दोनों चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। तो यहाँ बात हो रही सबसे अधिक धात्विक, तो हम क्या बताएंगे, आप बताओगे सीजियम। किसका नाम बताएंगे, सीजियम का नाम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे कम की बात होती तो सबसे कम में हम किसका नाम बताते हैं, लिथियम का। सबसे कम क्या हो जाएगा, लिथियम। सबसे ज्यादा धात्विक तत्व कौन सा हो जाएगा, आपका सीजियम हो जाएगा। कम की बात करता है हम बताते हैं लिथियम का नाम यहां पे बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न वहां पे करता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, उसमें अवरोध कौन उत्पन्न वहां पे करता है। प्रतिबाधा है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, हमें पता है। क्या बताएंगे, प्रतिरोध ही तो आपको पता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, उसमें कोई बाधा वहां पड़ रही, किसकी वजह से, आपका प्रतिरोध ही तो आपको यहाँ पे कहा जाएगा। प्रतिरोध की अगर इकाई कभी पूछ ली जाए, प्रतिरोध की बताओ इकाई क्या होती है, हम कहेंगे इसकी इकाई ओम होती है। संकेत क्या होता है, संकेत देखा होगा ऐसा आपका बना रहता है, क्या होता है, ओम का संकेत यहाँ पे हो जाता है। आप बताओ, यहां से हमारे मैथ के क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं। मैथ के टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। बस कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है, 15 क्वेश्चन बड़ी आसानी से उसके आंसर आप यहां पे दे लोगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है, a प्लस बी बराबर 18 है, ए बी बराबर 72 है। हमें बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या होता है। सिंपल से एक फार्मूला यहाँ पे याद कर लेना। फार्मूला दोस्तों होता है क्या, हमें पता है क्या, ये बताओ आपका, यानी कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाओगे। सिंपल से लिख लो कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। बस ये फार्मूला याद कर लो, ये सीधा फार्मूला है। और यहाँ कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया, सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तुरंत आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान बताओ, इसका मान पूछा गया है। मान क्या क्या दिया जा रहा है, ए प्लस बी का मान कितना 18 है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 18 का वर्ग मतलब 18 गुणे 18 हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे ए का मान कितना है यहाँ पे, ए बी, ए बी यहाँ पे दिया जा रहा है, सीधा 72 दे दिया गया। तो हम 2 गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधा सीधा 72 यहाँ पे कर देंगे। बस इसे गुणा भाग कर लो, गुणा करके घटा दो, आंसर आपका यहाँ पे आ गया। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 18 गुणे 18 आप करोगे, ये हो गया 324 हो गया, 72 गुणे 2 किया 144 हो गया, माइनस हम जैसे ही करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 180 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बताना, 180, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपके यहाँ पे हो जाए कितना, 180। अब बताइए इस समीकरण को हल करने के लिए बताओ इसका वैल्यू कितनी यहाँ पे हो जाएगी। इसको अगर हम लोग सॉल्व यहाँ पे करें, इनमें से क्या आंसर हमारा यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे। सवाल में हमारा सिंपल से क्या दिया जा रहा है, कॉस, यहाँ पे लिखा है कॉस ए बटे 1 माइनस का साइन ए, ये चीज हमें यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, दोनों ऐसे हम अगर गुणा कर दें किससे, इसको अगर हम गुणा कर दें किससे, यानी गुणा भी कर दें भाग, गुणा ही कर, दोनों ऊपर नीचे गुणा कर दो। 1 प्लस साइन ए से हमने क्या किया, इसे नीचे गुणा कर दिया, और 1 प्लस साइन ए से हमने क्या कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला नहीं बन रहा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, बट यहाँ कितना 1 प्लस साइन ए, ये लिखा है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, 1 माइनस साइन ए और 1 आपका प्लस साइन ए आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर क्या हो गया, ऊपर हमने लिखा हो गया आपका कॉस ए गुणे यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन ए, ये आपका यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक देखो रूल वो नहीं बन रहा कि ए माइनस बी, यहाँ पे हो गया आपका ए प्लस बी, ये एक सूत्र नहीं बन रहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये यहाँ पे इसको हटा के सीधा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए आपका यहाँ पे हो गया। यानी कि आपको पता है कि आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है। तो हमने क्या किया, एक का वर्ग एक ही हो गया, साइन स्क्वायर का आपका ये हो गया। एक दोस्तों आपको फार्मूला भी पता होगा यहाँ पे, अभी मैंने बताया था कि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर
बराबर 1 के हमारा होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम ये कॉस स्क्वायर है यहाँ पे रोक लें, इसको इधर भेज दे, तो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही चीज तो हमारी यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं, ऊपर आपका लिखा है कॉस ए, तो नीचे इसके जगह क्या लिख दोगे, कॉस ए, और गुणे ऊपर यहाँ क्या लिखा 1 प्लस साइन ए, ये आगे लिखा हुआ हमारा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक कॉस ए से एक कॉस ए वो हमारा कट गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, यहाँ बच रहा है 1 अपान कॉस ए, ये बचा है, गुणे ये कितना बचा है आपका साइन ए बटे कॉस ए, हमारा ये बचा है साइन ए बटे कॉस ए। देखो 1 अपान कॉस ए, 1 बटे कॉस ए का हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं सेक ए, आपका लिखा जा सकता है। और साइन बटे कॉस को हमें पता है tan के बराबर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan ए, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सेक ए इंटू tan ए, सेक ए इंटू tan ए हमारा हो जाएगा, सेक ए इंटू tan, नहीं बीच में क्या है हमारा, बीच में है 1 प्लस, ये प्लस बना हुआ है, प्लस यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 1 अपान कॉस है, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह बना है। तो सेक ए प्लस tan ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसमें दिया जा रहा है, सेक ए प्लस का tan है, यानी ऑप्शन नंबर ए पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे करना है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस इस क्वेश्चन के एक बार आपको यहाँ पे कर लेनी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज हमें यहाँ पे दी जा रही है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलार्ध के घुमाकर, दो क्या दिया, गोलार्ध, गोलार्ध यानी गोला का अर्ध, अर्ध गोलाकार घुमावदार सतह का क्षेत्रफल वहां पे ज्ञात करिए। यहाँ पे देखो आपका व्यास दिया जा रहा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 7/2, यानी कि 3.5 हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और ये बताओ अर्ध यानी कि गोलार्ध के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना वहां पे होता है, ये फार्मूला हो जाएगा दोस्तों 2 पाई r² यहाँ पे हो जाएगा। आंसर सारे वैल्यू आप रख दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। कैसे रखेंगे, 2 गुणे पाई का मान पता है कितना होता है 22/7, तो पाई का मान क्या रख दिया हमने 22/7 रख दिया। आर का मान चाहे 7/2 रख लो यहाँ पे, या 3.5 का वर्ग यहाँ पे कर लो, तो हमने लिख दिया 3.5 इंटू 3.5 यहाँ पे आप कर दोगे। अब इसे सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाए, कितने कटेगा, 7 से काटो, 7 पना 35 हो गया, 2 गुणे 22.5 गुणे 3.5 करोगे, लगभग देखो इसे आपने क्या किया, दशमलव हटा, नीचे क्या हो गया आपका 10 यहाँ पे हो गया, ये हमने दशमलव हटाया 0 हो गया। 5 से काटो क्या बार जाएगा, 5 दूना 20 हुआ, 5 से काटा 5 चौको 20 हुआ, 5 सत्ते 35 यहाँ पे हो गया। अब 4 से काटो, यहाँ 2 कट गया, 2 से काटा 11 हो गया। अब 11 गुणे 7 करो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 77 यहाँ पे आ गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सिंपल से क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से वापस आता है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल यहाँ पूछी जा रही है। तो औसत चाल का फार्मूला यहाँ पे कितना होता है, सिंपल सा आप बताओगे, ये याद कर लेना, क्या 2ab, इसका फार्मूला क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे सीधा 2ab बटे a प्लस बी, सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका औसत चाल निकल के आ जाएगा। चाल क्या है यहाँ पे, एक 9 की चाल है, एक 18 की चाल यहाँ पे दी जा रही है, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 9 गुणे आपका 18 हो जाएगा, बटे में क्या आपका a प्लस बी, 9 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा, आपने कहा 27 हो गया। यहाँ पे 9 त्रिक 27 हुआ, 3 से काट 18 हुआ, 6 गुणे 2 किया, कितना आ गया आपका 12। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हो जाएगी। तो सीधा सीधा किस पे टिक कर देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना। पूरा देखो सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में भी वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनके आंसर वहाँ पे दे पा रहे हो, तो जब पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बड़ी आसानी सारे आंसर आप दे लोगे। अगले क्वेश्चन में आओ, क्या दिया जा रहा है कि एक समकोण वृत्ताकार शंकु के घुमावदार सतह क्षेत्रफल, दो यहाँ भी बात हो रही है, घुमावदार की बात हो रही है, और बात किसकी हुई है, वृत्ताकार शंकु की बात यहाँ पे हो रही है। सतह क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 363 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है। इसका व्यास बताना है, हमें भाई त्रिज्या का मान पता होना चाहिए,
त्रिज्या का मान जो आपका निकलेगा उसका जस्ट आप डबल वहां पे कर दोगे, वो आपका व्यास हो जाएगा। क्या क्या चीज हमें दी जा रही है ये पहले यहाँ पे देखो। पहले यहाँ बात हो रही है वृत्ताकार सम के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। तो वो सतह का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर एल बराबर होता है, ये कितने बराबर दिया गया आपका 363 यहाँ पे दिया गया, 363 हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है। और तिर्यक ऊंचाई भी हमें पता है यहाँ पे, यानी एल का मान भी हमें दिया जा रहा है। एल का मान कितना है आपका 11 है। तो यहां से सिंपल सा आपको ये आर का मान निकाल लेना, जो आर का मान निकलेगा उसी को डबल कर देना है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, जहां पाई हो ये आपका आर बराबर हो जाएगा 363, ये आपका लिखा है। पाई नीचे है यहाँ 22/7 होता है, 7 हमने क्या कर दिया ऊपर लिख दिया। अब ये आपका एल होता है, एल कितना हो जाएगा आपका 11, एल भी हमारा इसी नीचे आ जाएगा। एल क्या लिख दिया आपने यहाँ पे 11 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 से काटा 11 × 33 हुआ, 11 × 33 बार गया, फिर 11 से क्या था 11 दूना 22 हुआ, 11 × 33 हो गया। अब जो कटे काट दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 21 हो रहा है, और कुछ वैल्यू कट रही है यहाँ पे 22/7। हाँ, इसका मान कितना हो गया 7 × 21, यानी ये हो गया आपका 21/2 यहाँ पे निकल के आ गया। तो 21/2 हमारी क्या हो गई त्रिज्या हो गई। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना व्यास होता। तो व्यास क्या मैंने बताया त्रिज्या का डबल वहां पे हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 21/2 गुणे 2 करोगे, 2 से 2 आपका सीधा सीधा कट जाएगा, आपको जो 21 क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यही व्यास हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक यहाँ पे सीधा सीधा कर देना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज यहाँ पे हमारी दी जा रही है। यदि कोई खुदरा विक्रेता है एक शर्ट को 2350 में बेचता है और उसे 6% की हानि होती है, तो उसे 6% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पे उसे वहां पे बेचना चाहिए। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं, बस इसकी जो लैंग्वेज है ये आपको यहाँ पे एक बार ध्यान से देखनी है। स्टार्टिंग में बात बोली जा रही है, यहाँ पे 6% की हानि हुई जब उसने इतने में यहाँ पे बेचा, तो इसका मतलब हमें पता है कि ये आपका 94% बराबर आपका वैल्यू दी जा रही है, 2350 के बराबर दी जा रही है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए आखिर इसकी मूल्य क्या थी वहां पे। तो मूल्य हम क्या बताएंगे, हर तो 100% बराबर कितना यहाँ पे हो जाएगा, आप कहोगे 2350 बटे 94 इंटू 100, ये हो गया हमारा 100 बराबर। अब सवाल में दिया जा रहा है कि हमें अगर 6% का लाभ भी यहाँ पे लेना है, तो हम इसे सिंपल से कितने के बेच देंगे, आप कहोगे 106/100 का आप यहाँ पे बेच दोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करेंगे, अब ये 100 से ये 100 आपको यहाँ पे सीधा सीधा आपका कट जाएगा। अब इसे काटेंगे पीटेंगे, कितना यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अगर 2 से काटा 2 चौको 8 हुआ, 2 7 14 हो गया, यहाँ 2 पंचे 10 हुआ, 2 तिहाई 6 यहाँ पे हो गया। अब इसको काट करिए, सोल्यूशन करिए, गुणे 53 करेंगे दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा 2650 रुपए यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 2650 रुपए आपका आ जाएगा। तो आप आंसर क्या कह दोगे 2650, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो मैंने आपको नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं मैथ के, वो एक बार तैयार करें, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, सारे फॉर्मूले आपके क्लियर वहां पे हो जाएंगे, जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप इसी साल अपना एग्जाम वहां बड़ी आसानी से क्लियर कर लोगे। लेकिन जो चीज बताएगी ध्यान सारी चीज आप वहां पे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा पूछा जा रहा है कि हीरोन का सूत्र का उपयोग करके 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। जो हीरोइन का सूत्र में क्या होता है, क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए अर्ध परिमाप। जो पहले देखो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, अंडर रूट क्या हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहां भी ये बताओ एस क्या होता है, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलते हो अर्ध परिमाप बोला जाता है। अब ये एस बराबर होता है क्या, एस बराबर होता है हमारा a + b + c / 2 हमारा होता है एस होता है। तो एस कैसे निकालोगे, यहां पे आप करोगे 41 हो गया, 15 हो गया, 28 हो गया। तो 41 हो गया, 28 हो गया, 15 हो गया, इन तीनों को हम जोड़ेंगे कितना हो गया, हम कह रहे हैं इनका जोड़ हो गया 84। 84/2 किया, 2 चौको 8 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, यानी हमें पता हो गया एस बराबर मान कितना हो गया, एस का मान हो गया आपका 42 मान आपने यहाँ पे निकाल लिया। बस इसी एस का मान इसमें रख दो, आपका क्षेत्रफल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो कितना क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा, अंडर रूट
पहले से हम लिखेंगे 42, 42 गुणे देखो s माइनस ए का मतलब हुआ 42 में आप 41 माइनस करो कितना हो जाएगा, आपने कहा 1 यहाँ पे हो गया। s माइनस बी का मतलब हुआ कि 42 में आपने 15 यहाँ माइनस करोगे, 15 जैसे हमने माइनस किया कितना हो गया, आपने कहा 27 यहाँ पे हो गया। s माइनस सी का मतलब हो गया कि अब 42 में आप 28 यहाँ माइनस करो कितना हो जाएगा, आपने कहा 14, आपका ये यहाँ पे हो गया। अब बस इसको सोल्व करो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 42 गुणे 27 गुणे 14, ये आप गुणा करें कितना निकल के आ जाएगा, ये हो गया आपका 15,876 दोस्तों, यहाँ पे हो गया 15,876 हो गया। अब ये बताओ किस संख्या का वर्गमूल इसका निकालो कि वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 126, क्योंकि 126 का वर्ग ही तो हमारा ये 15,876 यहाँ पे आपका दिया जाए, 15,876 क्या हो जाएगा, 126 का वर्ग ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे 126 इसका क्षेत्रफल आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपने क्या कह दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस एक बार एस का मान निकाल लो, बस फार्मूले पता होने चाहिए, कैलकुलेशन तो आप तो कर ही लोगे, बस फार्मूले अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लेना। और जो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं उस नोट्स में जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन दिए गए उनकी फोटो कॉपी निकला के प्रैक्टिस आप बिल्कुल वहां पे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ 24 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप बताओ। तो आंतरिक कोणों माप के लिए फॉर्मूला क्या वहां पे होता है, सिंपल फार्मूला दोस्तों होता है n-2/n गुणे 180 करोगे, ये फार्मूला यहाँ पे होता है। बस सारे वैल्यू यहाँ पे रखो, आपका आंसर हो जाएगा। भुजाएं कितनी हमारी 24 दी जा रही है, n का मान 24 है, तो 24 माइनस 2 हमने किया 22 हो गया, बटे आपने 24 किया, गुणे यहाँ पे आपका 180 आपका हो गया। अब इसको सोल्व कितनी बार कटेगा, 2 से काटा 11 हो गया, ये आपका 12 हुआ, यहाँ आपने 6 से काटा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर 2 से काट कर दिया, आपका ये हो गया 15 हुआ, 15 गुणे 11 करो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 165 आपका डिग्री यहाँ पे निकल के हो गया। तो आंतरिक कोण का मान कितना हो गया, आप कहोगे 165, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ये फार्मूला याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आएगा आप सभी के आंसर आसानी से वहां पे दे लोगे। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, क्या दिया जा रहा है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12.5 3.5 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति बताओ। तो हमें पता है आयत का विकर्ण का पता है, तो आयत का परिमिति क्या होती है, आयत की परिमिति दोस्तों हमें पता ना, यही तो होती है 2l + b। बस फार्मूले याद रख लेना, आंसर तुरंत आपका आ ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 गुणे, अब यहाँ पे आपका 12.5 है 3.5 है, ये दोनों जोड़ दो कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप जोड़ो कितना हो जाएगा, 12.5 3.5 ये हो गया 16, तो 16 गुणे 2 करो कितना हो गया आपका 32। तो हम क्या कह देंगे, इसका परिमिति कितना हो जाएगा, आप कहोगे परिमिति इसकी आपके निकल के आ गई 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके 2022 में शिफ्ट नंबर 2 में आपके पेपर में वहां पे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन में आइए, क्या चीज दी जा रही है, एक निश्चित मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 32 रुपए है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 3472 है, तो ब्याज दर बताओ कितना होगा। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ले लेना यहाँ पे, जैसे आपको ये 3472 है और 3200 है, तो 2 वर्ष का आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है इनके ब्याज का डिफरेंट। तो यहाँ पे इन दोनों में जैसे 3472 में 3200 माइनस करोगे, ये वैल्यू कितनी बच गई, आपने कहा 272 रुपए हमारी निकल के आ गई। अब देखो ये 272 रुपए क्यों ज्यादा मिला है, हमें पता है साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज आपको बराबर मिलता है। अगर यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज आपको 32 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज इसका आधा कितना हो जाएगा, 1600 रुपए यहाँ पे हो गया। अब ये 1600 का ही ब्याज हमें ये आपका जो 272 मिला है, ये इसी 1600 का अगले महीने ज्यादा आपका जुड़ के आ गया है। तो दर के लिए क्या कहोगे, ये इनका अंतर जो यहाँ पे आया है 272 यहाँ पे आप रख दोगे और गुणे कर दोगे 100, बटे में कर दोगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज वहां पे क्या था, पहले वर्ष का, वहां पे इसको सॉल्व करो, दर यहाँ पे निकल के आ जाएगी। 2 0 2 0 सीधा सीधा काटा, 16 जैसे आप यहाँ भाग करो कितनी बार जाएगा, आप हो गए 17 बार गया, हमारा 17% इसका क्या आ जाएगा,
आपकी दर यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ऑप्शन सी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। स्क्रीनशॉट तो लेते जाइए, कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट भी वहाँ पे लगता है तो स्क्रीन में जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, जो व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा, जहाँ जो भी आपका डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर आपका करा दिया जाएगा। बताओ 16 और 48 का तृतीय अनुपाती कितना यहाँ पे होता है। देखो सिंपल से एक फार्मूला क्या होता है, तीन संख्याएं हो गई, ए हो गया, बी हो गई, सी। तृतीय अनुपाती क्या होता है, देखो एक फार्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी आपका होता है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए हो गया। तो ये संख्या हमारी ए हो गई, ये हमारी बी हो गई, सी हमसे पूछी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यानी 48 गुणे 48 हो जाएगा बटे बटे ए कितना है, ए का मान आपका 16 यहाँ दिया गया है। तो ये हुआ 16 या 48 हुआ, 48 गुणे 3 आप करोगे कितना आ जाएगा, आप कहोगे 144। 48 गुणे 3 जैसे ही आप करोगे कितना हो जाएगा, 144 यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 144 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है, ए उतने ही समय में बी से दोगुना कार्य करता है यदि वह एक साथ काम करके 16 दिन में एक नहर खोद सकते हैं। यदि अकेले उसी नहर को खोदना चाहे, यदि अकेले उसी नहर को खोदना चाहे, यानी कि तो बी टेक, यानी बी, यानी ए यहां लिख लेना बी। क्या सवाल लिखा है यहाँ, देखो लिखा है बी, लिखा है यदि बी अकेले उसी नहर को खोदना चाहे तो बी को कितने दिन लगेंगे। यदि बी अकेले उसी नहर को खोदना चाहे तो बी को कुल कितना टाइम वहां पे लगेगा। देखो सवाल में क्या दिया यार, दो बंदे हैं, दो लोग यहाँ पे, एक ए हो गया एक बी हो गया, इनकी कार्य करने की क्षमता क्या दी जा रही है, इनका रेशियो आपका कितना दिया जा रहा है, कार्य करने की क्षमता यहाँ पे, यानी ए उतने ही समय में बी से दोगुना काम करता है। अगर ए आपका दो काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, एक काम यहाँ पे कर रहा है। तो ये तो दोस्तों हो गई क्षमता यहाँ पे। तो अगर ये देखा जाए दोनों अगर मिलके काम करें, एक दिन की क्षमता यहाँ पे कितनी आ रही है, तो एक दिन की क्षमता दोस्तों यहाँ पे होगी 3 यहाँ पे हो गई। तो अगर ये दोनों मिलके पूरे काम को 16 दिन में करते हैं, एक दिन में अगर ये 3 काम कर रहे हैं, 16 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा, तो हम कहेंगे 16 दिन में हो जाएगा 16 गुणे 3 करोगे, 16 16 16 दूनी 32, 16 है 48। तो कुल काम हमारा 48 यहाँ पे हो गया। और हमें किसका बताना है, हमें बताना है बी का, हमसे पूछा जा रहा है। तो बी जो है अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो 48 काम करने में कितना टाइम लेगा। तो सिंपल से क्या करना, एक से यहाँ भाग कर दोगे, टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 48 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो बी अकेले अगर उसी काम को वहां पे करेगा कितना टाइम लेगा, आप कहोगे टोटल 48 दिन का आपका वो टाइम लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आयो क्या दिया जा रहा है, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की सूची मूल्य पर 60% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% की हानि होती है। सूची मूल्य पर 20% छूट पर वह वस्तु बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी इसके पहले जो शिफ्ट हमारा आया था वहां पे मैंने ये पूछा भी था, सेम यही क्वेश्चन आपका आया था। इसके पहले जो अपने जो हो चुके सेट वहां पे हो गए, तो जितने मैं सेट कराते जा रहा हूँ सारे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन एक दोबारा रिपीट भी वहां पे आपका हुआ था। तो ये क्वेश्चन उसमें होमवर्क लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, सारे बच्चे ये सॉल्व करके आंसर जरूर बताना इसका आंसर कितना यहाँ पे हो जाता है। अगर फिर भी किसी बच्चे का इसका आंसर वहां पे ना भी आता, जो आपका स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिए, मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी आपको वहां पे भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन आता है, 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या 4 अन्य संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। तो पहली संख्या बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगी। दो सिंपल से कैसे सॉल्व करोगे, हमें पता है 5 संख्याओं का औसत कितना 105 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा। तो योग पता है औसत गुणे संख्या हो जाएगी। तो पांचों संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 5 गुणे 105 करोगे, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 200, इसकी वैल्यू दोस्तों हमारी हो जाएगी 525। क्या हो जाएगी 525 यहाँ पे हो गई। तो हमने एक चीज ये मान लिया कि हमने मान लिया जो हमारी पहली संख्या आपकी x यहाँ पे हो गई, पहली संख्या हमारी x हो गई। और तो बताओ जो 4 संख्याओं का योग अब कितना वहां पे हो जाएगा। अगर आपने मान लिया पहली संख्या हमारी x होगी, तो जो आपकी 4 संख्या और बची हैं, इन 4 संख्याओं का योग आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा, आप कहोगे 525 माइनस x हमारा इनका योग यहाँ पे हो गया। तो सवाल में क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है, यहाँ पे बताया गया है
ये उनमें से पहली संख्या जो अन्य चार संख्याओं का योग का 2/5 है। तो यानी पहली संख्या x बराबर हो जाएगा इस चार संख्याओं का योग का 525 माइनस x का कितने बराबर दिया जा रहा है, इनका आपका 2/5 के बराबर दिया गया है, इनके 2/5 के बराबर आपका ये दिया जा रहा है। बस यहाँ पे केवल इस x का मान निकाल लो, वही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5x यहाँ पे हो गया, 2 का गुणा 525 में किया कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, इसका गुणा कर लो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 का कितना हो गया 0 हो गया, हासिल आए 1 होगा, 2 दूना 4 1 5 यहाँ पे हो, 5 दूना 10 कितना हो गया 1050 यहाँ पे हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2x यहाँ पे हो गया। अब ये जो आपका 2x माइनस के यहाँ पे दिया जा रहा है इधर आएगा किसमें आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5x प्लस का 2x कितना हो गया, आपने कहा ये आपका टोटल हो गया 7x, कितना हो जाएगा आप कहोगे ये हो गया 7x बराबर हो गया 1050 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1050 को आप 7 से यहाँ भाग कर दोगे, कितनी बार जाएगा काटिए, यहाँ पे 7 1 के 7 हुआ, 7 पना 35 हुआ, 150 यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे जो आपका x का मान निकला है वही हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी, और यही पहली संख्या ही हमसे पूछी जा रही है। तो पहली संख्या कितनी आपकी हो गई 150 आपका हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कह दोगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आप कितना दिया गया 23 है, और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो घारक आपके एक 29 है एक आपका 49 है। तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताओ क्या हो जाएगी। तो छोटी संख्या कब यहाँ पे निकलेगी, जो आपका ये HCF यहाँ पे दिया गया है, इसको आप जो यहाँ पे अन्य दो यहाँ पे दिए कारक दिए गए, इससे जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हो उससे सिंपल सा आपको गुणा यहाँ पे कर देना है। तो हम क्या करेंगे 23 गुणे आप यहाँ पे 29 कर दोगे, और 23 गुणे 29 जैसे ही करोगे कितना मान निकल के आ जाएगा 667 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे आंसर कितना हो गया 667, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका 2022 में पेपर वहां पे हुआ था, वहां पे जो आपकी कट ऑफ गई थी, यानी जो आपका पेपर हुआ था इसका फिजिकल वहां पे हुआ था, इसकी फाइनल कट ऑफ यानी ये मान चलो जिन बच्चों ने 165 नंबर तक उनका स्कोर वहां पे हुआ था उनका सिलेक्शन वहां पे हो गया था। और ये कट ऑफ आपकी हमेशा अब बढ़ती ही वहां पे जा रही है। तो अपना टारगेट कम से कम यही लेके चलना है कि 170 प्लस हमारा कैसे भी करके स्कोर वहां पे हो जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रीजनिंग का स्टार्ट होता है, और रीजनिंग के टोटल 5 क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं, और ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से वहां पे होते हैं। बस थोड़ी सी आपकी अगर समझ वहां पे होगी तो आप सभी के आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे लोगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया जा रहा है, ये अगर इस अक्षर को हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको अगर ये आपका लिखा गया, अब ये बताना इसको हम यहाँ पे क्या चीज लिखी जाएगी, कैसे सॉल्व करो ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पे बी देखो क्या लिखा है BU लिखा जा रहा है, इनमें क्या हुआ पहला वो आखिरी अक्षर क्या हुआ केवल आपका ये पलट वहां पे दिए गए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ED यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको केवल क्या हुआ पलट दिया गया है। तो यहाँ भी हम ये कहेंगे जो आपका ये PL दिया जा रहा है इसको क्या लिख दिया जाएगा LP, यानी दो अक्षर आपके आगे पीछे वहां पे हो जाएंगे। तो LP किसमें दिया गया, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है, ये हमारा हो नहीं सकता है, दो ऑप्शन हमारे सीधे सीधे कट गए हैं। अब हम आते हैं तीसरे में, तो यहाँ पे R को क्या लिख दिया गया T, यानी R के आगे कितना हम जा रहे हैं +2 आप यहाँ पे जा रहे हैं। अब हमने यहाँ चेक किया T हो गया, यहाँ देखो I को K लिख दिया गया, यहाँ भी हमने क्या देखा +2 हो रहा है। तो यहाँ भी जब A में आप +2 जोड़ो कितना हो जाएगा BC, कितना हो जाएगा C, तीसरा अक्षर हमारा C आएगा। अब देखो C किसमें दिया जा रहा है, इसमें हमारा दिया नहीं गया, केवल एक ही ऑप्शन बचा है, वही C ऑप्शन आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो आपका फॉर्मेशन ऊपर चल रहा है सेम उसी के अकॉर्डिंग नीचे वाले क्वेश्चन सारे आंसर आपको यहाँ पे देने हैं वहां पे। अब ये बताओ यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो ये बताओ 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन वहां पे आपका हो जाएगा। सप्ताह का कौन सा दिन यहाँ पे होगा, ध्यान से देखना क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है। देखो हमें दी जा रही 3 मार्च 2020 का हमें क्या पता है, यहाँ मंगलवार पता है, क्या कौन सा दिन पता है आपको,
मंगलवार हमें पता है। अब ये बताओ, सबसे पहले हम ये निकालते हैं, अगर 3 मार्च 2020 को मंगलवार था और पूछा गया हमें 3 फरवरी का, तो पहले हम एक दिन ये निकाले 3 फरवरी 2020 को कौन सा दिन वहां पे था। तो देखो यहाँ पे क्या निकालोगे, यहाँ पे आपका 2020 है, ये कौन सा वर्ष होता है, ये लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में हमें पता है फरवरी में कितने दिन होते हैं आपके, 29 दिन वहां पे होते हैं। तो यहाँ पे ये बताओ, तो हम पहले ये बताओ 3 फरवरी 2020 को दिन हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर मार्च से हम लोग पीछे जाते हैं, मार्च से फरवरी, फरवरी हमारी होती है 29 की, यहाँ पे 3 फरवरी पूछा जा रहा है, तो हम 3 क्या करेंगे माइनस, यानी फरवरी में कुल कितने दिन बचे हमारे, हम बता रहे हैं फरवरी में आपके 26 दिन बचे। कितने दिन, 26। अब यहाँ पे ये 3 दिन आपके जो मार्च के हम लोग पीछे गए थे, तो 3 आपने इसमें भी जोड़ लिया, तो 26 3 कितना हो गया आपका, 29 यहाँ पे हमारा हो गया। तो जो 29 आपका निकल के आएगा उसे सिंपल से 7 से आपको भाग कर देना है। तो यहाँ पे जब आप 7 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, एक यहाँ बच गया, एक शेषफल आपका बचेगा। तो जो आपका शेषफल वहां बचता है, इसका मतलब होता है अगर आप पीछे वहां पे जा रहे हो तो एक का मतलब हुआ एक दिन इसमें आप यहाँ पे कम कर दोगे। तो एक दिन कम हुआ, कौन सा दिन हो गया आपका, हो गया यहाँ पे सोमवार। कौन सा दिन हो गया हमारा, सोमवार आपका हो गया। अब बात ये आती है, यहाँ पे हमने ये देख लिया कि 3 फरवरी 2020 को हमारा कौन सा दिन हो गया, हमें पता चल गया सोमवार हो गया। अब पूछा क्या जा रहा, हमें बताना है 3 फरवरी 2019 का। कब का बताना है, 3 फरवरी 2019 का हमें बताना है। अब जब एक साल में हमें पता है कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, जब आपका लीप वर्ष नहीं होता है। लीप वर्ष का एक दिन हमने अभी यहाँ पहले वहां पे काउंट कर लिया, तो कितने दिन हमारे होते हैं, 365 दिन हमें और पीछे जाना है। तो 7 से इसे भाग करो, कितनी बार जाएगा, 7 पना 35 हो गया, हासिल 1 15, 7 दूना 14। तो यानी केवल एक शेषफल यहाँ भी हमारा बचेगा। तो हम यहाँ भी पीछे वहां पे जा रहे हैं, तो सिंपल से क्या करो, एक दिन इसमें और आपका माइनस हो जाए। कौन सा दिन निकल के आ जाएगा आपका, रविवार यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या कह देंगे आपका, कि 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा, आप कहोगे रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे होगा। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, बाद में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप वहां पे कर लेना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। अब ये बताओ, देखो इसमें क्या लिखा जा रहा है कि BORE को आपको 10 लिखा जा रहा है, होटल को आपको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अगर BORE को आपको 10 लिखा गया तो होटल को आपका ये क्या वहां पे लिखा जाएगा। सिंपल सा सवाल है, देखो बी होता है, जैसे हमें पता है कि ABCD हमारे अक्षर यहाँ पर, एक ए 1 नंबर में आता है, B 2 नंबर में आता है, C आपका 3 नंबर में आता है। वैसे जो यहाँ B हो रहा है तुम्हारा, B आपका 2 नंबर में हो गया, O आपका किस नंबर में आता है, 15 नंबर में आता है, R हमारा 18वें नंबर पे आएगा, E आपका 5वें नंबर पे आता है। अब इन सभी को जब आप यहाँ पे जोड़ा तो कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40। लेकिन 40 तो यहाँ पे योग हो रहा है, यहाँ पे 40 को लेकिन लिखा क्या जा रहा है आपका, 10 लिखा जा रहा है। तो ये बताओ 40 का 10 कैसे आ सकता है, जब आप इसे 4 से यहाँ भाग करोगे। अब ये बताओ 4 से ही हम लोग क्यों भाग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 अक्षर, 1 2 3 4 अक्षर है। तो हमने क्या किया, इसको 4 से यहाँ पे भाग कर दिया। अब यहाँ पे होटल में आ जाओ, होटल क्या होता है, आप H आता 8 नंबर में, O है आपका 15, और यहाँ पे T है आपका 20 हो गया, E आपका 5 हो गया, L आपका हो गया 12 नंबर। इन सभी को आप जैसे जोड़ोगे, योग कितना हो गया आपका 60, यहाँ पे योग कितना हो गया 60 हो गया। अब यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 60 का भाग जैसे आप यहाँ 5 से करोगे कितना निकल के आ जाएगा, आप कहोगे 12 निकल के आ गया, 12 पंचे 60 होता है। तो होटल को हम लोग क्या लिखेंगे, आप कहोगे इसको हम लिखेंगे 12। क्या लिखोगे, 12। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का सीधे सीधे यहां पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि खिलाड़ी, मतलब जो खिलाड़ी को अगर हम टीम से संबंधित वहां पे करते हैं, अब इसमें बताओ क्या आ जाएगा। जैसे जो खिलाड़ी होता है किसी टीम का वहां पे हिस्सा होता है, तो यहां बताओ कार का समूह है, जहाज का बेड़ा है, मंत्री का मंत्री परिषद है, कलम का ढेर है। तो हमें पता है जो मंत्री भी होता है ये किसी मंत्री परिषद का ही तो एक सदस्य यहाँ पे होता है। जैसे खिलाड़ी एक किसी टीम का हिस्सा होता है, वैसे मंत्री भी एक मंत्री परिषद का हिस्सा वहां पे हो जाएगा। तो आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे सीधा सीधे आपके यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज दी जा रही है,
नट और बोल्ट को अगर रेंच लिखा जाता है, पेंच को अगर स्क्रू ड्राइवर लिखा जाता है, तो कील के लिए आपका क्या आंसर यहाँ पे हो जाए, कील के लिए क्या आंसर आपका होगा। देखो आपको जो नट और बोल्ट होते हैं इसको हम लोग किसके द्वारा कसते हैं, आप कहते हो हम रिंच के द्वारा इसे आपका कसा जाता है। वैसे जो ऐसे पेंच होता है, पेंच के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आप कहते हैं स्क्रू ड्राइवर का यूज वहां पे करते हैं। वैसे तो कोई अगर कील होती है, कील को हमें मान लो कहीं पे ठोकने के लिए, दबाने के लिए किसका यूज होता है, आप कहोगे हम लोग हथौड़े का यूज होता है। ऑप्शन सी इसका हथौड़ा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों हमने टोटल सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, अब बताना क्या स्कोर यहाँ पे आपका हुआ है। तो जो बच्चे दोस्तों पहली बार यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ये जो आपके नोट्स कंप्लीट आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, एक बार जरूर तैयार करना। यहाँ पे साइंस हो गया, जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। और साथ में आगे 50 प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों यहाँ पे देखने मिलेंगे। ये वही सेट आपके होंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक बार पेपर के पहले ये सारी चीज जरूर वहां पे तैयार करना। अगर आपको इसी साल या 2026 में जो आपका जून महीने में पेपर होने वाला, आपको पेपर अगर निकालना है, तो ये सारी चीज आप तैयार कर लेना। और ये सीधे नोट्स आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एनए वाला सर्च कर देना, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सिंपल से ये फोल्डर आपको दिखेगा, इसी फोल्डर के अंदर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओकर से हम लोग कल फिर मिलेंगे एक 6:30 बजे एक अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।